हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान के मॉडल पेपर को, जो कि हमारा होगा 2016 का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्रों का मॉडल पेपर 2016 कर लिया था। तो आज हम लोग तृतीय प्रश्न पत्र, जो कि हमारा है विज्ञान, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। पहले आपका होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपका होगा 5। तो प्रश्न नंबर 1 है, एलिसा परीक्षण किया जाता है, यानी एलिसा जो परीक्षण है वो किसके लिए किया जाता है, यानी किस रोग को जानने के लिए एलिसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है कैंसर में, क्षय में, एड्स में या टाइफाइड में। तो एलिसा जो परीक्षण होता है ये एड्स में किया जाता है। एलिसा का जो पूरा नाम है वो आपका है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसो, यानी कि इसका जो पूरा नाम है, एलिसा का पूरा नाम जो है, एलिसा का पूरा नाम है, तो ये आपका है एंजाइम एंजाइम लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनियो इम्यूनियो फिर आपका है सार्बेंट सार्बेंट और एसे। ये आपका है एलिसा का पूरा नाम। ये जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है आपका एड्स के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाइट्रोजन में अणु होते हैं। ऑप्शन दिया गया है त्रिआयनिक बंध, एकल संयोगी बंध, द्विसंयोगी बंध और त्रिसंयोगी बंध। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन में क्या होता है। तो नाइट्रोजन अणु में जो होता है वो त्रिसंयोजी बंध पाया जाता है। यानी नाइट्रोजन में कौन सा बंध पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है त्रिसंयोगी बंध, त्रिसंयोजी त्रिसंयोजी बंध पाया जाता है। त्रिसंयोजी बंध पाया जाता है। यानी नाइट्रोजन में आपका त्रिसंयोजी बंध पाया जाता है। नाइट्रोजन अधातु है। नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन एक अधातु है। नाइट्रोजन एक अधातु है। इसका त्रिबंध बहुत मजबूत होता है और यही नाइट्रोजन को यह अक्रियाशील बनाता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये त्रिबंध पाया जाता है। ये आपका है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 दिया गया है। तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है और द्रव्यमान संख्या दिया गया है 40। तो तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं। तो हमको दिया गया है, देखिए इसमें हमको दिया गया है परमाणु क्रमांक जो दिया गया है वो आपका दिया गया है 40। परमाणु क्रमांक जो दिया गया है, परमाणु क्रमांक वो दिया गया है 15, सॉरी, परमाणु क्रमांक 15 और द्रव्यमान संख्या आपका दिया गया है, द्रव्यमान संख्या जो है वो दिया गया है 40। द्रव्यमान संख्या दिया गया है वो आपका दिया गया है 40। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर जो होता है वो आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या,
न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब हम इनको क्या क्या ज्ञात करना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हम लोग इसको पक्षांतर कर लेंगे, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ दिया गया है 40 माइनस 15, इससे आपका घटेगा तो ये आपका बराबर हो जाएगा 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? ऑप्शन दिया गया है फेफड़ा, हृदय, त्वचा, यकृत। तो देखिए दाएं नीले से जो अशुद्ध रक्त होता है वो आपका कहाँ चला जाता है? वो आपका जाता है फेफड़े में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, पेट्रोल में होती है, यानी पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल में जो होता है आपका, पेट्रोल में वो आपका होता है रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होता है, पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होता है। पेट्रोल में कई निश्चित, यानी जो पेट्रोल होता है उसमें कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है, फिर भी इसके लिए सामान्य फार्मूला दिया जाता है। उसमें कार्बन की संख्या जो है, यानी इसमें जो कार्बन की संख्या होती है पेट्रोल में, कार्बन की संख्या जो होती है, कार्बन की संख्या वो आपका होता है C22 से C30, यानी इतना तक होती है। तो देखिए रासायनिक पेट्रोल में जो होता है आपका रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर द में। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है अतलघुत्तरीय प्रश्न। अतलघुत्तरीय प्रश्न जो होता है हमारा यह शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सिरका का रासायनिक सूत्र बताइए, या सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिरका का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CH3, फिर आपका है COOH। ये आपका होता है सिरका का रासायनिक सूत्र। सिरके का रासायनिक सूत्र CH3COOH है। अगला क्वेश्चन, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए, या मेस्टन हल क्या होता है? तो देखिए मेस्टन हल हल्का और छोटा होता है, यह मिट्टी की गहरी जुताई करता है और मिट्टी पलटने का कार्य भी करता है। इसमें मिट्टी पलटने वाला भाग बड़ा होता है जिसे मोल्ड बोर्ड कहते हैं। इसमें केंद्र की चौड़ाई एवं गहराई 1 यानी 12.5 सेंटीमीटर होता है। इस हल का भार जो होता है वो 15 किलोग्राम होता है और खिंचाव 80 से 90 केजी होता है। मेस्टन हल जो होता है वो लोहे का बना होता है। तो ये आपका हो गया मेस्टन हल का मुख्य कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर बताइए। तो हमको क्या करना है, नवीकरणीय का परिभाषा लिख लेना है और ना अनवीकरणीय का परिभाषा लिख लेना है। तो इसका हो जाएगा मुख्य अंतर। तो चलिए देखते हैं हम लोग, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन निम्नलिखित हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, यानी एक बार हमको प्रयोग कर लिए, प्रयोग में ले लिए, तो दोबारा भी प्रयोग में हम उनको ले सकते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा सरलता से हो सकता है वे वस्तुएं नवीनकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वैसे देखिए नवीनकरणीय का मतलब ही होता है नया, नवीनकरणीय यानी जो नया करने योग्य हो। फिर आपका है नवीकरणीय ऊर्जा हमें अरबों वर्षों तक अनवरत मिलता रहेगा, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा है हमको सालों साल मिलता रहेगा। नवीकरणीय संसाधन के जो उदाहरण हैं उसमें आपका है सौर ऊर्जा, पानी, पवन, इसके बाद आपका है ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा, झरना। नवीकरणीय ऊर्जा के जो भंडार हैं वो असीमित। ये सभी हो गए इसके उदाहरण और ये हो गया इसका परिभाषा। ये हो गया आपका नवीकरणीय। अगला हम लोग देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो वे वस्तुएं
जिनका भंडार सीमित है, यानी वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः नहीं किया जा सकता, और जिस संसाधन के निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है वह आपके अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिनको पुनः बनने में बहुत अधिक समय लग जाता है, या जिनको हम लोग सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते, या जिनका एक बार उपयोग करने पर खत्म होने पर दोबारा उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ये आपका होता है अनवीकरणीय संसाधन। इसके अंतर्गत जो आते हैं आपका, वो आपका आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी आपके हो गए अनवीकरणीय संसाधन। तो ये हो गया आपका दोनों में अंतर, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वसा में घुलनशील दो विटामिन के नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं। वसा में घुलनशील जो प्रमुख दो विटामिन है वो आपका है ए और डी। इसके अलावा भी आपका है ई और के। अगर इसको हम ट्रिक से याद करें तो इसका ट्रिक आपका है कीडा, यानी के ई डी और ए। कीडा जो आपका है ये वसा में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील कौन होता है? तो कीड़ा होता है, जिसमें आपका है विटामिन के, ई, डी और ए, जिसको हम अगर सीक्वेंस से बोलेंगे तो ये आपका होगा ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलनशील हो गया। बाकी जो दो आपके बचते हैं वो आपका होता है जल में घुलनशील। तो देखिए विटामिन ए देखते हैं। तो विटामिन ए मुख्य रूप से शरीर में रोशनी बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ शरीर में, तो शरीर से यहाँ मतलब होता है आँख में। फिर आपका शरीर में विटामिन ए की कमी से आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर आपका है विटामिन डी। तो विटामिन डी हम सूर्य की रोशनी या भोजन से प्राप्त करते हैं। विटामिन डी जो है वो त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी आजकल नवजात शिशु को बहुत अनिवार्य हो गया है। ये आपका हो गया वसा में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, टीकाकरण क्या है लिखिए, या टीकाकरण से क्या समझते हैं। तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या अन्य किसी रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। यानी टीका क्या होता है? किसी बीमारी होने से पहले उसका जो प्रतिरोधक क्षमता, यानी कोई बीमारी होने से पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे हम लोग टीका कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया जो है टीकाकरण कहलाती है। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है? तो ये टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम में टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती प्रक्रिया है। कोरोना काल में कोरोना को हराने के महत्वपूर्ण टीके विकसित किए गए, जिनमें से आपका है स्पुतनिक 5, फिर आपका है कोवैक्सीन, कोविडशील्ड प्रमुख। ये सभी आपके हैं इसके कुछ उदाहरण टीकाकरण के। अगला क्वेश्चन है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं लिखिए। तो पहले हम देखते हैं कि सरल मशीन कहते किसे हैं, फिर हम लिखेंगे इसके प्रकार को। देखिए सरल मशीन तो हम मशीनों द्वारा, यानी मशीनें जो हैं हमारे कार्य को आसान एवं तेजी से करती हैं। सरल मशीनें बल की दिशा बदल देती हैं या प्रयुक्त बल को बढ़ा देती हैं। ये आपका हो गया इसका परिभाषा। फिर आपका देखिए सरल मशीनें मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला आपका है लीवर, दूसरा पहिया, तीसरा एक्सल, फिर आपका धुरी, उत्तोलक, पुली, गेज और लास्ट आपका है स्क्रू। ये आपके हो गए इसके 6 प्रकार और इसकी परिभाषा, यानी सरल मशीन के प्रकार और इसकी परिभाषा। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 12 से। प्रश्न नंबर 12 है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य के मुंह में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनमें से पहला आपका है कृंतक, रदनक, फिर आपका है अग्र चवर्णक और आपका है चवर्णक। ये आपके हो गए इसके 4 प्रकार। अब हम सबका डिटेल देखेंगे एक एक करके। तो जिसमें से पहला आपका कृंतक है। तो ये आपका है कृंतक जो होता है, तो सामने वाले 4 दांत जो होते हैं वो कृंतक होते हैं। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। यानी कृंतक जो होता है आगे का जो सामने के जो 4 दांत होते हैं
उन्हीं को कृंतक बोलते हैं। इनका कार्य जो है तो भोजन को काटने का कार्य होता है। दूसरा आपका है रदनक। तो रदनक दांत, जो रदनक दांत है, ये सख्त भोजन को चीरने के काम आते हैं। यानी सख्त भोजन चीरने के काम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मांस खाता है तो इन सभी को। फिर आपका है अग्र चवर्णक। तो अग्र चवर्णक दांत द्वारा भोजन को तोड़ते हैं। अग्र चवर्णक दांत दोनों तरफ तीन तीन होते हैं। यानी जो अग्र चवर्णक दांत होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं। और इस संख्या में कितने होते हैं, तो ये दोनों तरफ तीन तीन संख्या में होते हैं। फिर आपका है चवर्णक। तो चवर्णक दांत भी भोजन को चबाते हैं। तो ये आपका हो गया जो है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनका कार्य हो गया संक्षेप में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, मनुष्य में भोजन मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया समझाइए। यानी जो मनुष्य में भोजन होता है उसके पोषण की प्रक्रिया बताइए। यानी संक्षेप में विभिन्न पदों का विवरण दें। तो चलिए देखते हैं। मानव पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन में मौजूद पदार्थ शरीर के ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं और मानव जीवन को बनाने वाली शारीरिक और मानसिक गतिविधियां पूरी श्रृंखला के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये आपका हो गया इसकी परिभाषा। यानी पोषण हमारे शरीर में क्या करता है, तो ये सभी काम उस करते हैं। फिर आ गया मानव में जो पोषण होता है वो 5 चरण में होता है, जिसमें से पहला आपका है अंतःग्रहण, फिर आपका है पाचन, फिर आपका है अवशोषण, फिर आपका है मिलाना और लास्ट आपका है उत्सर्जन। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि अंतःग्रहण क्या होता है। तो देखिए हम भोजन को खाकर उसका उपयोग करते हैं जिसे अंतःग्रहण कहा जाता है। मानव मुख में होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया अंतःग्रहण कहा जाता है। यानी मानव अपने मुंह में भोजन को लेकर जितनी भी सारी प्रक्रियाएं करती है उसमें लार सराइबा मिलाता है, जो भी कार्य करता है वो सभी आपका है अंतःग्रहण के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका है पाचन। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन छोटे या फिर आणविक टुकड़ों में टूट जाता है। यह एक आवश्यक कदम है जो प्रोटीन, फिर आपका है लिपिड, कार्ब्स, विटामिन और खनिजों के घटकों को सरल बनाता है ताकि मानव कोशिकाएं उन्हें आसानी से अवशोषित सरल बनाया जा सके बनाया सरल बनाता है ताकि मानव कोशिकाएं उन्हें आसानी से अवशोषित कर सकें। ये हो गया आपका पाचन। अगला आपका है अवशोषण। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाचन के अंतिम उत्पादों उत्पादों आंतों के ग्लूकोसा में सरल रक्त या लासिका में अवशोषित हो जाती हैं। फिर आपका है मिलान। तो मिलान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाचन के अंतिम अवशोषण, फिर आपका है लसिका के अणुओं से सरल मैक्रोगाल क्यूलस का संश्लेषित करने की प्रक्रिया है। फिर आपका लास्ट है उत्सर्जन। तो यह प्रक्रिया जो है यह उस प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसके माध्यम से अपशिष्ट हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सभी आपके हो गए जो है मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊर्जा रूपांतरण से क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। ऊर्जा का रूपांतरण, तो ऊर्जा रूपांतरण जिसे ऊर्जा परिवर्तन भी कहा जाता है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया है। यानी जो ऊर्जा रूपांतरण क्या है, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया है। ऊर्जा रूपांतरण हर जगह और दिन के हर मिनट में होता है। यानी जो ऊर्जा रूपांतरण है वो सभी जगह और दिन के हर मिनट में होता रहता है। उदाहरण के लिए रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश रूपांतरण, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण और गतिज ऊर्जा का रूपांतरण। अब आगे हम लोग देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसको कि यांत्रिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरों को उदाहरण सही समझाइए। तो पहले हम लोग देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण और फिर देखते हैं विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत जनरेटर के माध्यम से किया जाता है। ये उपकरण यांत्रिक गति को विद्युत धारा में परिवर्तित करने के लिए
विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा सिद्धांत का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जनरेटर, अल्टरनेटर। तो ये आपके हो गए यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है और इसके एग्जाम्पल। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है। तो डीसी विद्युत यानी डीसी विद्युत मीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत मीटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का प्रयोग करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे जनरेटर, विद्युत बल्ब या विद्युत हीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, सौर परिवार को सचित्र समझाइए। यानी सौर परिवार क्या है, इसको सचित्र समझाना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका है सौर परिवार, जिसका आपका सचित्र वर्णन किया गया है। इसमें सारे ग्रह हैं, जिसमें पहले छल्ला में आपका दिया गया है, पहले छल्ले में आपका है बुध, दूसरे छल्ले में आपका दिया गया है, दूसरे छल्ले में आपका दिया गया है ये दूसरा छल्ला, सॉरी ये आपका है दूसरा छल्ला, दूसरे छल्ले में आपका है शुक्र, फिर तीसरा छल्ला देखिए, तीसरे छल्ला में आपका कौन है, तो तीसरे छल्ले में आपका है पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया। नेक्स्ट छल्ले में देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद में आपका मंगल, फिर मंगल के बाद आपका आता है ये आपका हो गया बृहस्पति, बृहस्पति के बाद फिर आपका हो गया बृहस्पति पे आपका फिर हो गया शनि, शनि के बाद में फिर आपका हो गया ये आपका है यूरेनस, और लास्ट आपका है, लास्ट में आपका है नेपच्यून। ये हो गया आपका सौर परिवार का सचित्र वर्णन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल लेंगे हम लोग। तो देखिए सौर परिवार, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट हो गया है। सौर परिवार, सौर मंडल में सूर्य और बाह्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। यानी सौर मंडल में कौन है, सूर्य है, और उसके बाह्य जो खगोलीय पिंड है वो सभी सौर परिवार में आते हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधे हैं। यानी ये सभी रुके कैसे हैं आसमान में, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। सौर परिवार में आपका सूर्य, ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं। यानी जो सौर परिवार है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो सूर्य है पहला, फिर आपका ग्रह है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है और धूमकेतु, ये सभी आपके सौर परिवार में आते हैं। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित एक तारा है। यानी जो सूर्य है वो क्या है, एक तारा है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रहों का क्रम आपका दिया गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये इसके ग्रहों का क्रम है। या यदि आपका पूछता है कि ग्रहों को क्रम से लिखिए, तो आप इसी क्रम में लिखेंगे। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज, प्लेटो और आपका लास्ट आपका है एरिस, ये 3 आपके बौने ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। यानी भोजन में पोषक तत्व भी बताना है और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को भी बताना है। तो देखिए भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, पहला आपका है कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह अनाज, दाल, फल, सब्जियां और दूध में पाया जाता है। यानी पहला आपका कौन सा है पोषक तत्व, तो ये आपका है कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या करता है, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और ये किन चीज़ों में पाया जाता है, तो अनाज, दाल, फल, सब्जियां और दूध में पाया जाता है। दूसरा आपका है पोषक तत्व प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, यह शरीर को कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता है। यानी यह जो शरीर में कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनकी क्षतिपूर्ति करता है। यह मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद और दालों में पाया जाता है। यानी प्रोटीन कहाँ से पाया जाता है, मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद और दालों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है वसा, यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और शरीर को विटामिन ए, डी, ई, के को अवशोषित करने में मदद करता है।
यह तेल, मक्खन, घी, नट्स और बीजों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है विटामिन। ये शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सभी हैं। तो ये आपका होता है फल, सब्जियां, दूध, अंडे में पाया जाता है विटामिन जो होता है। आगे देखते हैं खनिज। तो देखिए ये शरीर के विकास और कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम और आयोडीन प्रमुख खनिज पदार्थ हैं, जिनको डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इधर आपका हो गया ऐसा प्रोटीन हो गया। अब इसके कमी से होने वाला रोग, तो पहला रोग आपका है मरास्म, मरास्मस है आपका, मरास्मस है। तो यह प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होने वाला रोग है, जो बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। यानी मैरास्मस रोग जो है वो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। होता किससे है? तो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से। अगला आपका है क्वाशियोर, क्वाशियोर कर। अगला आपका है क्वाशियोर कर, ये नेक्स्ट आपका है। तो यह प्रोटीन की जो है गंभीर कमी के कारण होने वाला रोग है। क्वाशियोरकर जो है, क्वाशियोरकर से पीड़ित लोगों में सूजन, थकान, बालों का झड़ना आदि पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है एनीमिया। तो प्रोटीन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कम हो जाता है, जिससे एनीमिया हो जाता है। प्रभावित रोगों के चक्कर में आने से, यानी जो लोग इस रोग से प्रभावित होते हैं एनीमिया से, उनको क्या करता है? उनको चक्कर आना, सांस का फूलना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये आपका हमारे यहाँ समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं एवं दाएं चलने पर विद्युत धनात्मकता गुण एवं धात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण घटता है तथा विद्युत धनात्मकता गुण गुण भी घटता है, यानी दोनों घटता है। धात्विक गुण भी घटता है और विद्युत धनात्मक का जो गुण होता है ये भी घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घटती है। जैसे उदाहरण के लिए आपका है यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ देखिए लिथियम या लाई से फ्लोरीन यानी एफ तक चलने पर इनका धात्विक गुण घटता है तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घटती है। तो ये आपका हो गया आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है इसके संबंध में। अगला देखते हैं, खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हमारा प्रश्न जो है ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र। तो ये आपका हो गया कल्टीवेटर जिसका नामांकित चित्र। तो ये जो इसका है ये पार्ट, ये यहाँ से यहाँ, ये जो है ये इसका आपका है, ये मेन फ्रेम है यानी मुख्य ढांचा। ये आपका क्या है? तो ये है मुख्य ढांचा। ये इसका मुख्य ढांचा है और ये जो ऊपर लगा हुआ है ये वाला पार्ट, ये इसका क्या है? ये इसका ब्लेड है। तो ये होगा कल्टीवेटर का नामांकित चित्र। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप क्लास का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस, PS0099 क्लासेस ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से जाके PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वहाँ से नहीं ले सकते हैं तो आप जाएंगे, यानी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा PDF नोट करके लिंक लगी होगी, वहाँ से आप इस क्लास का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।